हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज लेसन नंबर 7 चैप्टर 7 का नाम है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। टाइटल से ही समझ आ रहा है, पोस्ट का मीनिंग होता है आफ्टर। इंडिपेंडेंस इंडिया यानी कि जब भारत आजाद हुआ, एज यू ऑल नो 15 अगस्त 1947। उसके बाद क्या सिचुएशन थी, क्या क्या चैलेंजेस आए, उसको इस चैप्टर में समझेंगे। तो जैसे ही आर्टिकल ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि भारत को आजाद कराने के लिए एक एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और हम आजाद होते हैं 1947 को। जैसे ही अपना देश आजाद होगा, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, पूरा शासन हमारे हाथों में। उस टाइम पे मेजर दो प्रॉब्लम थी। पहली प्रॉब्लम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान बनाना था। दूसरी प्रॉब्लम उस टाइम पे पुट एन एंड टू द सोवेरेनिटी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। जैसे ब्रिटिश एम्पायर की सोवेरेनिटी खत्म होती है, ब्रिटिश एम्पायर खत्म, उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थे उन प्रिंसली स्टेट को मर्ज करके एक इंटैक्ट इंडिया यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया, एक भारत बनाना था। उस टाइम की सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत सारे राजा थे, उनके छोटे छोटे राज्य थे, उन सब राज्यों को एक करके एक भारत बनाना था। ये दो जो प्रॉब्लम थी, उस दो प्रॉब्लम के अंदर आगे फैक्ट याद रखेंगे कि 562 प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि 562 जितने छोटे छोटे राज्य रजवाड़े हुआ करते थे। अब प्रॉब्लम यह है कि 562 राजाओं को मिलना, सबको मिलने के लिए एक एक दिन अगर चूज करें तो भी 562 डेज लग जाएंगे। और सिर्फ मिलना नहीं था, उनको समझाना था कि आप अपना राज्य भारत के अंदर सौंप दीजिए। ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जो 48% प्रिंसली स्टेट जो है वो स्टेक करता था भारत का टोटल एरिया, यानी कि अगर पूरा भारत जो 100% है तो प्रिंसली स्टेट 48% में फैला हुआ था। और जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 20% जितनी इंडिया की पॉपुलेशन उस प्रिंसली स्टेट में कवर्ड थी। जैसे कि बड़े बड़े साम्राज्य, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, ये बड़े राज्यों के अंदर आते थे। अदर स्टेट्स वर आल्सो स्मॉल, यानी कि कुछ छोटे छोटे साम्राज्य भी थे। देयर वर स्टेट्स व्हिच वर टू स्मॉल एंड वर एज विलेज इन फॉर्म, यानी कि अभी जैसे छोटा सा गांव होता है, ऐसे उस टाइम पे बड़ा एक साम्राज्य था। एंड इट वाज अ मैनमोथ टास्क टू द कन्विंस दिस किंग्स एंड नवाब, यानी कि ये एक बहुत बड़ा टास्क है, जो बोलते हैं ना इम्पॉसिबल वर्क था, कि उस टाइम के राजा और नवाबों को समझाना। मोर इट वॉज टू बी डन वेरी स्पीडली, यानी कि ये चीजें करनी तो थी लेकिन बहुत स्पीडी वैसे भी करनी थी। और उस टाइम पे आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस, अब सभी राजाओं को मनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके एक सेक्रेटरी जिनका नाम था वीपी मेनन, सभी राजाओं के पास ऑब्वियसली जाएंगे। आप खुद अगर राजा होते तो आप अपना साम्राज्य क्या सौंप देते एक ही बात पे? ऑब्वियसली नहीं। सभी जगहों पर जाते हैं, कोई मानता नहीं है। फाइनली गुजरात का एक राज्य जिसका नाम था भावनगर, तो महाराजा ऑफ भावनगर जिनका नाम था कृष्ण कुमार सिंह, पहले ऐसे राजा जिन्होंने बोला कि भाई अगर पूरा इंडिया एक करना है तो मैं अपना योगदान देता हूं, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। यानी कि अब तक जो राज्य था वो रिस्पॉन्सिबल था किंग को, यानी कि राजा रिस्पॉन्सिबल था लोगों के लिए। अब रिस्पॉन्सिबल कौन बन जाएगी? गवर्नमेंट। तो उन्होंने 15 जनवरी 1948 के दिन अपना साम्राज्य सौंपा और भावनगर स्टेट को मर्ज कर दिया यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट। यूनाइटेड सौराष्ट्र स्टेट क्या है? तो उस टाइम पे जब तक भारत बन रहा था, उस टाइम पे गुजरात का ये वाला जो हिस्सा है उसको यूनाइटेड सौराष्ट्र कहा जाता था। तो ये सौराष्ट्र का एक हिस्सा है। एंड विच वॉज क्रिएटेड टू ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ सरदार पटेल। एंड 15 फरवरी 1948 को the event of the formation of United Saurashtra State was described by the जवाहरलाल नेहरू। और ये जो पूरे सौराष्ट्र को एक किया, उस चीज को जवाहरलाल नेहरू ने तारीफ करते हुए कहा कि द मोस्ट नोटेबल मर्जर इन द कंटेम्प्ररी हिस्ट्री, यानी कि अभी के इतिहास में ऐसी चीज पहली बार मैं देख रहा हूं। उसके बाद सरदार पटेल यहाँ पे भी रुकते नहीं है, सिर्फ सौराष्ट्र को मर्ज नहीं किया है, बाकी राज्य भी बाकी थे, तो सभी राजाओं को मिलेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपील करते हैं टू द किंग एंड नवाब ऑफ द प्रिंसली स्टेट दैट दे शुड बी वॉलंटरली forsake their representative state in interest of their subjects and union of the India, यानी कि सभी राजाओं अपनी अपनी चीजें जो है वो भारत सरकार को सौंप दे, और उनको भी हम कुछ ना कुछ इस प्रकार के इंटरेस्टेड काम सौंपेंगे जिसकी वजह से उनकी भी सोवेरेनिटी बरकरार रहे। ही सिमुलेटेड द नेशनलिज्म, उन्होंने लोगों के अंदर एक देश भावना जगाई। किंग्स, रजवाड़ास एंड नवाब्स contributed the making the strong and integrated and prosperous India, सभी लोग मिलके एक अमीर जो प्रोस्पिरियस भारत देश बनाना चाहते थे।
सरदार पटेल एज्यूम देम टू प्रोटेक्ट द राइट्स, उन्होंने सबको एश्योर किया था, एश्योर्ड द राइट्स, आप हमें रजवाड़े दे रहे हैं तो आपको हम कॉमन आम इंसान नहीं बनाएंगे, आपको अलग से अधिकार देंगे, आपके इंटरेस्ट की बात करेंगे। एंड सरदार पटेल एंड उनके सेक्रेटरी का नाम था वीपी मेनन, और सरदार पटेल क्या थे, होम डिपार्टमेंट के हेड थे, होम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। उनके सेक्रेटरी का नाम था वीपी मेनन, जिन दोनों ने मिलकर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। उस ड्राफ्ट का नाम था अटैचमेंट बॉन्ड। अटैचमेंट बॉन्ड का मीनिंग है आपका साम्राज्य भारत के अंदर मिल रहा है, उसके लिए आपको एक साइन एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एंड स्टेटस को एग्रीमेंट and related contribution in draft were made by the committee and comprising kings, and final formation of the draft was made, और final formation होता है। kings were happy by this draft, यानी कि सभी राजा खुशी खुशी इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं। 3 ऐसे साम्राज्य है जो इसमें जुड़ना नहीं चाहते हैं। कौन से एक्सेप्ट कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, यानी कि टोटल 562 थे, तो उसमें से 559 एक्सेप्ट कर चुके हैं। 3 ऐसे साम्राज्य हैं जो मान रहे नहीं है, कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। प्रिंसली स्टेट एक्सेप्ट दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसेशन एंड द जॉइंट यूनियन ऑफ इंडिया। बाकी सब ज्वाइन हो जाते हैं 559, लेकिन ये 3 नहीं मानते। अब वन बाय वन क्या क्या सिचुएशन आई और कैसे मर्ज किया वो समझते हैं। तो पहले मर्जर ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। सबसे पहला कौन सा राज्य है, हैदराबाद। शॉर्ट में स्टोरी में बताता हूं। हैदराबाद के अंदर रूल कर रहा था एक निजाम। उस निजाम का कहना यह था कि मैं भारत में जुड़ना नहीं चाहता, तो निजाम ऑफ हैदराबाद विथ इट्स स्टेट फ्रॉम द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत के साउथ में वो आया हुआ राज्य जिसका नाम हैदराबाद था, तो वो हैदराबाद चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूं, यानी कि मैं ना भारत में जुड़ना चाहता हूं ना पाकिस्तान में। अब ज्योग्राफिकली वो पूरी तरह से किससे घिरा हुआ है, भारत से, तो ये पॉसिबल नहीं था कि वो अकेला रहे। तो ऑन द 15 अगस्त, एज फार एज इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन, इट वाज ऑन टू जॉइन इंडिया एंड बट इन फैक्ट वाज ब्रॉट टू देयर notice that Hyderabad wouldn't be able to remain as independent state and surrounded by Indian territory, यानी कि उसको साफ साफ शब्दों में बता दिया गया कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं रह सकते क्योंकि आप चारों ओर से तो भारत से घिरे हुए हो। एंड निजाम क्लासिफाइड द मैटर बाय सेइंग दैट इफ द कंट्री विल बी डिवाइडेड then only of the geographical region they would not able to join Pakistan and they would not able to join India owing to ideological reason. Under such circumstances they would prefer to remain independent। यानी कि जब पार्टीशन की बात आई तब आपको पता है माउंटबेटन ने प्लान बनाया था। माउंटबेटन ने 3 ऑप्शन दिए थे, आइदर यू ज्वाइन पाकिस्तान, आइदर इंडिया और इंडिपेंडेंट, यानी कि 3 ऑप्शन थे, भारत में जुड़ो, पाकिस्तान में जुड़ो या तो इंडिपेंडेंट रहो। तो निजाम ने ये वाला ऑप्शन चूज किया। अब नेगोशिएशन होता है निजाम के साथ शुरुआत में, लेकिन निजाम ऑब्वियसली नहीं मान रहा एंड सरदार पटेल blindly stayed to the negotiation of the Nizam that people of Hyderabad angered, यानी कि लोगों को ये निजाम के साथ नहीं रहना था, लोग चाहते थे कि वो भारत में जुड़े, to be with the Union of India and meanwhile the निजाम के जो ऑफिसर है उन्होंने एक जो एट्रोसिटी यानी कि लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया हैदराबाद के। और फिर जब ये बात सरदार पटेल को पता चलती है तो सरदार पटेल ने वहां पे पुलिस भेजी और पुलिस एक्शन के थ्रू 18 सितंबर 1948 के दिन हैदराबाद को भारत के अंदर मर्ज करा दिया जाता है। और इसके अंदर हमारे गुजरात के एक व्यक्ति जिनका नाम था कन्हैया लाल मुंशी, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इस तरह से ये जो हैदराबाद है वो भारत के अंदर जुड़ जाता है। और अभी का हैदराबाद कौन से वाले हिस्से में है, तो आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से हैदराबाद भारत में जुड़ जाता है। हैदराबाद के बाद अभी भी और 2 राज्य बचे जो भारत में नहीं जुड़े हैं, एक है जूनागढ़। आफ्टर इंडिपेंडेंस जूनागढ़ में नवाब था और नवाब जो है ब्रॉट अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एसेशन टू द जॉइन द पाकिस्तान। ये भाई साहब तो अलग ही कुछ सोच रहे हैं, ना भारत में रहना चाहता, ये तो रहना चाहता है पाकिस्तान में। अब जूनागढ़ की सिचुएशन क्या है, तो जूनागढ़ आया हुआ है गुजरात के सौराष्ट्र वाले हिस्से में, तो जूनागढ़ यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान है। तो ये ज्योग्राफिकली पॉसिबल नहीं था कि पाकिस्तान इंडिया वापिस छोटा सा पाकिस्तान। तो ये भाई साहब ने तो इनके साथ ट्रीटी साइन कर रखी है कि मैं पाकिस्तान में जुड़ रहा हूं। जैसे ही ये बात सरदार पटेल को पता चलती है वो डिसाइड करते हैं कि भाई नहीं,
इस तरह से नहीं, लोगों को पूछो, लोगों का कहना क्या है। तो जूनागढ़ के लोग मिलके एक मूवमेंट करते हैं, जो मुंबई उस टाइम का एरिया था, क्योंकि गुजरात नाम का कोई राज्य नहीं था। गुजरात नाम का राज्य तो कब बनेगा, 1960 में बनेगा। अभी जो सिचुएशन है उस टाइम पे गुजरात नाम का कोई राज्य नहीं है। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिलके उस टाइम पे किस नाम से जाने जाते थे, मुंबई। तो जूनागढ़ के लोगों ने मुंबई में जाके एक मूवमेंट की, उसका नाम रखा आरजी हुकूमत। क्या नाम रखा, आरजी हुकूमत। और ड्यूरिंग दिस टाइम द शेख ऑफ द मैंग्रोव एंड Manavdar declared their wish to the joint union of India, and Indian soldier and navy, उस टाइम पे नेवी भी बगावत पे आ जाती है, who were positioned to the protect the Manavdar and Mangrove beside the Junagadh state, यानी कि जो बाउंड्री है जूनागढ़ के आसपास, तो वो मांगरोल और मानावदर, वहां पे हमारी आर्मी जाती है। एंड नवाब ऑफ जूनागढ़ फ्लेड टू द पाकिस्तान। जैसे ही नवाब को पता चलता है कि हमारी आर्मी सोल्जर आ रहे हैं, तो वो भाई साहब उड़ के कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं। 9 नवंबर 1947 को रेफरेंडम ऑफ द पीपल, लोगों की सहमति से जूनागढ़ को ले लिया जाता है, टेकन यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज किया जाता है। एंड इसीलिए द जूनागढ़ मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया मेड अ पॉसिबल ओनिंग सरदार पटेल, उनकी गट्स और उनके ट्रेमेंडस विल बी द पीपल ऑफ द जूनागढ़, यानी कि लोगों का ही उतना ही जो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल रहा था, सिर्फ सरदार पटेल का नहीं। अब बचा है लास्ट, और वो है कश्मीर। कश्मीर की स्टोरी को चलानी है। पहले आप समझो कश्मीर है चीज क्या। तो कश्मीर अपने आया हुआ है नॉर्थ में। उस टाइम का कश्मीर यानी कि अपने पाकिस्तानी और ये वाले जो हिस्से हैं वो भी। कश्मीर का कहना ये था, कश्मीर के अंदर एक राजा है जिनका नाम है हरि सिंह डोगरा। तो कश्मीर का सिचुएशन क्या था, तो कश्मीर चारों ओर से, मान लो कि ये कश्मीर है, तो कश्मीर में यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ नेपाल है, यहाँ इंडिया है, यानी कि कश्मीर चारों ओर से अलग अलग देशों से घिर चुका है। कश्मीर का कहना यह था कि अगर हम इंडिपेंडेंट आजाद रहे तो ये चारों देश से हमें मदद मिलेगी, चारों देश से व्यापार करेंगे। और कश्मीर में ऑब्वियसली ड्राई फ्रूट्स ग्रो होते हैं, अच्छे अच्छे प्लांट्स और ऐसी ऐसी चीजें जो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ही मिलती है, और कुदरती सुंदरता भी है। और कुछ नहीं तो टूरिज्म इंडस्ट्री तो चलेगी कि ये चारों देश के लोग यहाँ हनीमून करने तो आएंगे, उस बहाने पैसे कमा लेंगे। तो इस तरह से कश्मीर ने सोचा कि हम आजाद इंडिपेंडेंट रहेंगे। कश्मीर के एक राजा है, राजा का नाम है हरि सिंह, और हरि सिंह जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। जैसे ही ये कश्मीर वाली बात किसको पता चलती है, पाकिस्तान को, तो मान लो कि ये कश्मीर है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, यहाँ पाकिस्तान है। पाकिस्तान को जैसे ही पता चला कि ये रहना चाहता है इंडिपेंडेंट, तो पाकिस्तान कहता है कि अगर हम हमला कर दे तो पूरा कश्मीर अपना हो जाएगा, इंडिया उसको मदद करने आएगा नहीं। और उस टाइम पे पाकिस्तान अटैक करता है कश्मीर के ऊपर। जैसे ही ये बात हरि सिंह को पता चलती है, तो हरि सिंह कांटेक्ट करते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि भाई मैं भारत में जुड़ना चाहता हूं, और साइन करा देते हैं। और जब तक उसके साइन हुए तब तक कश्मीर का एक हिस्सा जो पाकिस्तान कब्जा कर चुका था, तो ये 3 हिस्सों में से एक हिस्सा किसके पास चला गया, पाकिस्तान के पास। फिर जैसे ये ट्रीटी साइन होती है, हमारी आर्मी आती है और उनको यहीं पे रोक देती है। हमारी थोड़ी सी गलती कह सकते हैं कि यहाँ रोकना नहीं था, इस हिस्से से भी उनको पीछे भगाना था। लेकिन जैसे ही ये हमारी आर्मी आ गई है तो यहाँ तक युद्ध रुक जाता है, और 1/3 हमारा हिस्सा किसको मिल जाता है, पाकिस्तान को। और इसीलिए इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वाला टॉपिक सीधा जाता है यूनाइटेड नेशन, यूएन में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर जो मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर कोई देश के बीच में फाइट है तो कौन सही है कौन गलत। तो यूनाइटेड नेशन में कौन कौन है, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, ये 5 मिलकर डिसाइड करते हैं। तो पीओके वाला टॉपिक वहां जाता है, तो ये चारों ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साइड वोट दिया कि भी पाकिस्तान सही है। एक था रशिया जो इन सबका दुश्मन है, इन्होंने यूज किया अपने लिए वीटो पावर। इसमें ऐसा होता है कि अगर 5 ने यस बोल दिया तो डिसीजन यस, एक ने भी मना किया तो इट इज कॉल्ड राइट टू डिनाई, यानी कि मना करने का अधिकार, और उसको बोलते हैं वीटो पावर। तो हमारे लिए वीटो पावर किसने यूज की, रशिया ने यूज की। और इस तरह से ये मुद्दा कहीं ना कहीं रुक जाता है। हमारे पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो कितना है, 2/3। इसको पाकिस्तान बोलता है IOK, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। उसके पास कितना है, 1/3, उसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस तरह से फिर कश्मीर वाला हिस्सा भी अपने को मिल जाता है। चलिए समझ लीजिए, हरि सिंह डोगरा
जो मना करते हैं, पाकिस्तान उनके ऊपर अटैक कर देता है। हरी सिंह रिक्वेस्ट करते हैं हमारी मिलिट्री को, लेकिन हम ऑब्वियसली उनको तभी मदद देंगे जब वो साइन करेंगे। उनको बोला कि फर्स्ट साइन के बाद इंडियन आर्मी पहुंचती है, लेकिन जब तक हमारी इंडियन आर्मी पहुंचेगी हमारा 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था। और इस तरह से फिर हरी सिंह डोगरा की लापरवाही की वजह से सिक्योरिटी काउंसिल में जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो भी सजेशन है उन चीज़ों को सीज फायर के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान का डिसीजन आज तक ऐसा की ऐसा रहा है, जो चीज़ कब हुई थी 1948 में। ठीक है, चलो यहाँ पे 562 मर्ज हो चुके हैं। अब बात है मर्जर के बाद क्या। तो मर्जर के बाद भी दो ऐसी कॉलोनी थी जो भारत के पास नहीं थी। एक थी फ्रेंच कॉलोनी, एक थी पोर्टुगीज कॉलोनी। फ्रेंच की बात करें तो भारत के साउथ के अंदर यहाँ पे पुडुचेरी, यनम, कराईकल, माहे, यहाँ पे फ्रेंच पीपल रूल करते थे। अभी तक अंग्रेज चले गए हैं, फ्रेंच नहीं गए। यहाँ गोवा, दीव, दमन, यहाँ पे पोर्टुगीज थे। ये दोनों अभी भी तक रुके थे। आखिर में और पहले आने वाले और आखिर में जाने वाले कौन है? पोर्टुगीज। सबसे पहले फ्रेंच कॉलोनी। तो देखो, इंडिया एमर्ज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट 26 जनवरी 1950 के टाइम पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो चुका, बट सर्टेन कॉलोनीज ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगीज रूल ओवर स्टिल अंडर देयर कंट्रोल, एंड यूनियन ऑफ इंडिया जो अपरेट द फ्रेंच कंट्रोल एंड पुडुचेरी पोर्टुगीज जो कंट्रोल करते थे दीव, दमन एंड गोवा। सबसे पहले पीपल ऑफ दिस कॉलोनी वांटेड टू ज्वाइन टू यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि वहां के लोग भारत के अंदर जुड़ना चाहते थे। दे स्टार्टेड अ vigorous movement for the purpose and the French tried to suppress। फ्रेंच लोगों ने उनकी मूवमेंट सप्रेस करने की कोशिश की कि हम आपको आज़ाद नहीं होने देंगे। एंड मैनमोथ मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड एट द पुडुचेरी, एंड लोग जो है उन लोगों ने एक मूवमेंट चलाई और स्लोगन दिया हिंद छोड़ो, यानी कि लीव इंडिया, एंड द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड अ नेगोशिएशन फॉर पीसफुल सॉल्यूशन। तो भाई शांतिपूर्वक से आपको बता रहे हैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, यहाँ से चले जाइए। एंड पुडुचेरी का ये इशू फ्रेंच गवर्नमेंट समझती है, बट पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, एंड यनम पीपल्स जो है वो लिबरेशन आर्मी हैड टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर हैंड, यानी कि वहां की जो लिबरेशन आर्मी है वो यनम वाला हिस्सा पूरा अपने कब्जे में ले लेती है। 13 जून 1954 का टाइम है। फ्रेंच गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि अब लोगों को हम रोक पाएंगे नहीं, कंट्रोल कर पाएंगे नहीं, कंपेल कर पाएंगे नहीं। स्टार्ट नेगोशिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट, एंड फ्रेंच कॉलोनी कराईकल, माहे, यनम और चंद्रनगर सब अपने को हैंड ओवर कर दिया, और अक्टूबर 31 1954 को ये वाला हिस्सा फ्रेंच कॉलोनी भारत में जुड़ जाती है। अब कौन बचे? तो अब बचे पोर्टुगीज। अब कौन बचे हैं? पोर्टुगीज। पोर्टुगीजों के पास भी थी, और ये उस टाइम पे पुडुचेरी के जो 4 हिस्से हैं, जो पुडुचेरी के 4 डिस्ट्रिक्ट है लेकिन अलग अलग राज्यों में है, पूछा जाएगा आपको। कराईकल कौन से राज्य के अंदर दिखता है? तमिलनाडु। माहे कौन से राज्य में है? केरला। यनम कौन से स्टेट में है? आंध्र प्रदेश। और चंद्रनगर कौन से स्टेट में आएगा? वेस्ट बंगाल। लेकिन उन सब का सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन कहां से चलता है? हमारी यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी में। अब मर्ज करना है दीव, दमन और गोवा। 15 अगस्त 1947 का टाइम है। पॉलिटिकल लीडर, सत्याग्रही सभी एंटर होते हैं दीव, दमन और गोवा में, और फ्री गोवा एगिटेशन स्टार्ट होता है कि हमें गोवा चाहिए। 1000 ऑफ पीपल वॉलंटियर उस हिस्से में मर जाते हैं, क्योंकि वहां पे पोर्टुगीज ऑब्वियसली सप्रेस करेंगे मूवमेंट को, अटेम्प्ट करते हैं कि नेगोशिएट करें, एंड परसुएशन एंड सत्याग्रह प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल, यानी कि उसमें हमने सक्सेसफुल मिला नहीं। अब इंडियन गवर्नमेंट को समझ आया कि ये लोग फ्रेंच की तरह शांति से मानने वाले नहीं है, इनको बहुत मारना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा। इसीलिए एक ऑपरेशन अरेंज किया और उसका नाम था ऑपरेशन विजय, और लिबरेट गोवा को, यानी कि गोवा को आज़ादी दिलाने के लिए। और मिडनाइट दिसंबर 19 गवर्नर पोर्टुगीज और डिसेल्वा उनको सरेंडर किया, बहुत मारा था, और इंडियन गवर्नमेंट को दीव, दमन, गोवा मिल गया, कैप्चर कर लिया और वहां पे अपना तिरंगा फहरा दिया। लास्ट रिमेन वेस्टर्न रूल, यानी कि वेस्ट साइड से आए हुए ये लास्ट लोग थे जिनका रूल हमने खत्म किया। और 12 मार्च 1962 गोवा, दादरा एंड नगर हवेली, दीव, दमन were merged to Union of India, and these states were known as Union Territory। और 30 मई 1987 में दमन एंड दीव इसको सेपरेट किया गया गोवा से, एंड देयर आफ्टर सिलवासा जो है वो किसका कैपिटल बनाया? दादरा नगर हवेली। दमन वॉज मेड विद द कैपिटल ऑफ दीव, दमन, एंड पुंजी जो है, पणजी जो कैपिटल बनाया किसका?
गोवा का। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कैपिटल पूछा जाए पणजी, तो किसका कैपिटल है? गोवा का। चलो, सभी राज्य भारत में जुड़ चुके हैं। अब भारत को एक करना है, लेकिन एक फॉर्मेशन प्रॉपर स्टेट बनाने हैं, तो रीऑर्गेनाइज करेंगे पूरे स्टेट को। यानी कि जो 562 स्टेट थे वो भी मर्ज हो चुके, 2 कॉलोनी थी वो भी मर्ज हो चुकी है। अब अच्छे से एक राज्य बनाते हैं जिसके लोग वहां पे रह सके ज्योग्राफिकल बाउंड्री के साथ। तो इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड एक्वायर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ द प्रिंस स्टेट, इंस्टेड एक्सेप्टेड द यूनिटरी सिस्टम वी हैव एक्सेप्ट। हमें एक यूनियन सिस्टम बनानी पड़ेगी गवर्नमेंट। देयर आफ्टर इशू द फॉर्मेशन ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द यूनियन ऑकर्ड एंड दिस state while the British provision and the princely state were divided into 4 division। यानी कि जितने भी राज्य थे उनको 4 हिस्सों में टेम्पररी अरेंजमेंट के तौर पे बांट दिया। कितने ग्रुप बनाए? 4। एक ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। अलग अलग राज्य ग्रुप वाइज है, देखो जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोची, पेप्सू यानी कि अभी का पैटला एंड ईस्टर्न पंजाब वाला हिस्सा, ये ग्रुप बी में थे। अपना मुंबई, असम, आंध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये ग्रुप ए में थे। आपको याद सब नहीं रखने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट याद रख लो। जैसे कि अपना गुजरात का कच्छ तो कौन से ग्रुप में था? सी ग्रुप में था। अपना मुंबई यानी कि गुजरात तो था ही नहीं, लेकिन मुंबई तो किस में था? क्लास ए यानी कि ए वाले ग्रुप में था। इस तरह से 1-2 याद रखो, बाकी उतने याद रखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद रखना, ए बी सी डी 4 हिस्सों में डिवाइडेड कर दिया था। अब प्रॉब्लम हुई क्या? तो ये जो 4 हिस्से थे, 4 क्लास डिड नॉट हैव इक्वल स्टेट, यानी कि कुछ में स्टेट ज्यादा है, कुछ में स्टेट कम है, तो ये इक्वल अरेंजमेंट नहीं थी। तो दैट्स व्हाई inseparable part of India in this way when the constitution of India came to force, India was the union of this state and this is the proof that the temporary arrangement thereafter एक नई डिमांड शुरू हुई, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि नए से राज्यों का फॉर्मेशन कीजिए। और उन राज्यों का फॉर्मेशन किस बेसिस पे होना चाहिए? लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि भाषा के ऊपर से राज्य होना चाहिए। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब भाषा के ऊपर से। स्टार्ट बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। और पहला 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कंसीडर किया इश्यू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट का और अपॉइंट किया, एक कमीशन बनाया, ग्रुप का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप का नाम रखते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और इसका एक हेड बनाएंगे, और हेड जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का नाम था फैजल अली, जस्टिस फैजल अली। फैजल अली को अपॉइंट किया कि आप चेयरमैन हो, आप ग्रुप बनाओ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, आप उसके हेड हो, आप डिसाइड करो कि कौन सा राज्य और किस तरह से उसको नाम देंगे। तो उन्होंने, और 2 मेंबर्स आल्सो इन दिस कमीशन, एक थे मिस्टर हरिदयनाथ कुंजरू और दूसरे थे मिस्टर के.एम. पनीकर, ये दोनों भी उसी कमीशन का हिस्सा थे। आस्क ऑल द स्टेट टू सबमिट द रिकमेंडेशन, सभी राज्यों को बोला कि भाई तुम्हें जो जो चीजें चाहिए वो पहले हमें रिकमेंडेशन दे दो, फिर हम बनाए, फिर मानना पड़ेगा। तो रिकमेंडेशन मंगवाई गई, और ऑब्वियसली सब लोग चाहते थे कि हमारा नाम हमारी भाषा के ऊपर से रहे। लेकिन रिफॉर्म मुंबई स्टेट, याद रखेंगे, बाकी सबका राज्य के ऊपर से बना दिया। उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था 1954 के आसपास, और उस रिपोर्ट में 14 स्टेट बनाए थे। सभी राज्यों का नाम अपनी भाषा के ऊपर से रखा था एक्सेप्ट मुंबई और पंजाब, बाइलिंगुअल यानी कि 2 भाषा के ऊपर। उस टाइम का मुंबई बाइलिंगुअल एरिया था, याद रखेंगे। बाइलिंगुअल का मीनिंग होता है जहां पे 2 भाषा बोली जाएगी। तो मुंबई में कितनी भाषा? 2, मराठी एंड गुजराती। तो मुंबई को अलग करेंगे तो 2 अलग राज्य बनाने पड़ेंगे, एक मराठी पीपल के लिए, एक गुजराती पीपल के लिए। एंड स्टेट वर रिफॉर्म इन विच द महाराष्ट्र एंड गुजरात, और उसमें से अलग हुआ महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र भी, एंड मुंबई वाज मेड देयर कैपिटल। एंड फाइनली बिल पास होता है कॉन्स्टिट्यूशन रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट, और इंप्लीमेंट होता है 1956 में। लेकिन जो पुरानी अरेंजमेंट थी ABCD, उसको पूरी तरह से डिसॉल्व किया और अमेंडमेंट किया कि भाई हम नया एक फर्स्ट अपेंडिक्स ऐड की। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें नहीं है ना, उसको अलग से जो ऐड करनी पड़ती है तो उसको क्या बोलेंगे? अपेंडिक्स बोलेंगे। तो ये फर्स्ट अपेंडिक्स में ऐड किया, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस किया अर्लियर क्लासिफिकेशन कि 2 पार्ट जो फॉर्म करेंगे, और एक है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी कि स्टेट और यूटी।
14 स्टेट बनाए थे। 14 राज्य कौन से थे? तो आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और यूनियन टेरिटरी थी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप। याद रखेंगे ये चीज कब की है? 1956 की है। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस क्या है? तो उन्होंने जो राज्य बनाया था उसमें मुंबई जो राज्य था, कहाँ गया मुंबई? ये बाइलिंगुअल स्टेट था। दूसरा पंजाब बाइलिंगुअल स्टेट था, यानी कि यहाँ पे दो भाषा बोली जाती थी। तो यहाँ के लोगों ने वापस डिमांड करी, हमें इस राज्य में नहीं, हमें अपना अलग राज्य चाहिए। तो पहले डिमांड क्रिएट हुई यहाँ से, मुंबई से। तो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट दो सेपरेट स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई 1960 में बनाते हैं। डिमांड शुरू हुई, ऐसे ही डिमांड नहीं, एक महागुजरात आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुई थी। तो 25 मई 1960 को रिकॉग्नाइज हुआ, महाराष्ट्र स्टेट वाज मेड कैपिटल मुंबई 1 मई 1960, कंसीडर एज अ फाउंडेशन डे, इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे, और गुजरात के अंदर ही मर्ज कर दिया हमारा सौराष्ट्र और कच्छ। अब असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एक साथ कितने राज्य बनाए जाते हैं? 7 राज्य बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? 7 सिस्टर्स बोलेंगे। तो पहले कौन सा अलग हुआ? मुंबई में से गुजरात, महाराष्ट्र 1960 में। उसके बाद क्या बना? एक साथ 7 सिस्टर्स, 7 राज्य बने। अब देयर वर ऑलवेज कंट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिमांड सेपरेट होने की रहती थी बड़े राज्यों में से छोटे राज्य। तो ईयर आता है 2000। 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश में से अलग हुआ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में से अलग हुआ छत्तीसगढ़, और बिहार में से अलग होता है झारखंड। इस तरह से देखिए 2000 में झारखंड किस में से अलग? झारखंड का कैपिटल रांची, झारखंड किस में से सेपरेट हुआ? बिहार में से। छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर, किस में से अलग हुआ? मध्य प्रदेश में से। उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, किस में से अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। और ये डिमांड यहां तक रुकती नहीं है। 2014 में तेलंगाना जो है वो किससे अलग होता है? आंध्र प्रदेश में से। इवन द डिमांड ऑफ वेरियस सेपरेट स्टेट बीन गोइंग टू लिस्ट लेटेस्ट ऑन, अभी भी विदर्भ नाम का एरिया जो महाराष्ट्र में है वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में पीछे रहता है। तो महाराष्ट्र में से भी विदर्भ के लोग चाहते हैं कि हम अलग हो ताकि हमारा भी डेवलपमेंट हो। तो ये पूरे पेज में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रह सकता है कि भाई अभी भी कौन सा ऐसा राज्य है जो अलग होना चाहते हैं महाराष्ट्र में से? तो उस रीजन का नाम है विदर्भ। और फाइनली अभी हमारे पास इतने 29 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी है। ये है आपका मैप प्रैक्टिस करना, ब्लैंक मैप लीजिएगा, और अगर ब्लैंक मैप में पूरे स्टेट फिल करना नहीं आता है तो 5-10 बार प्रैक्टिस कीजिए जब तक आपको कंफर्म नहीं आ जाता है। अब समझते हैं रीजनलिज्म। रीजनलिज्म क्या होता है? तो इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अपने यहाँ पे विभिन्नता में भी एकता है। अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग कास्ट, रेस, कल्चर को फॉलो करने वाले। लेकिन नो अदर कंट्री, दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे इतनी डाइवर्सिटी हो, फिर भी कल्चरल प्रोग्रेस नॉट एसोसिएट विद द पर्टिकुलर कास्ट और क्रीड बट यूनिफाइड एफर्ट ऑफ द पीपल लिव इन इंडिया। यानी कि इतने सारे अलग अलग धर्म कल्चर के लोग रहते हैं, लेकिन जब भारत की बात आती है तब ये बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं। लेकिन रीजनलिज्म कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कैसे? तो सुनो, वन ऑफ द मेन रीजन creating the feeling of regionalism are certain greedy politician। ज्यादातर ये चीजें कौन करते हैं? बहुत लालची पॉलिटिशियन होते हैं ना, वो अपने रीजनलिज्म, अपने रीजन को बहुत महत्व बताने के लिए ये चीजें करते हैं। वेरियस कम्युनल ग्रुप्स, अलग अलग कम्युनल ग्रुप्स, एंड एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों की फीलिंग को एंड लर देम टू देयर मोटिव, एंड द पीपल हु क्रिएट एंड इंस्टिगेट द रीजनलिज्म आर हार्मफुल। लेकिन ये चीज हार्मफुल है देश की एकता और उसकी इंटेग्रिटी के लिए। एंड एस्पिरेशन ऑफ द पर्सनल डेवलपमेंट, लोग अपना खुद का डेवलपमेंट देखते हैं, इज गुड थॉट, बट वन ऑफ हु पोसेस द डेंजर टू द सोसाइटी, द लार्ज नेवर द एट द लार्ज नेवर एस्पायर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इससे कहीं ना कहीं रीजन आपका डेवलप हो जाएगा, लेकिन कंट्री के डेवलपमेंट में ये चीज बहुत प्रॉब्लम करेगी। एक्टिविटीज जैसे कि हार्मिंग वंस ओन स्टेट एंड कंट्री शुड नॉट बी डन, ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे अपने कंट्री या स्टेट को हार्म हो। एंड इंस्टेड वर्किंग टुवर्ड द वंस ओन कंट्री
इज नेसेसरी। अपने देश के लिए काम करना और सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। एंड आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंट कंट्री शुड कम टू फर्स्ट इंस्टेड ऑफ द स्टेट। देश पहले आना चाहिए राज्य से भी, ऐसा कहना चाहता है। एंड इट बिकम अ वेरी, ये बहुत ही ऑब्वियस फॉर पीपल स्पीकिंग कम्युनल लैंग्वेज, sharing a common culture, live in a certain specific geographical region for a long time and develop emotional bondage for the one another। यानी कि एक ही देश में रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन देश एक है तो परिवार भी एक ही है। लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन एंड 3 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे रीजनलिज्म बढ़ता है। पूछा जाए एक मार्क्स में रीजनलिज्म बढ़ने का रीजन, तो एक है लैंग्वेज, दूसरा है कास्ट, तीसरा है रिलीजन। पहला है भाषा, लैंग्वेज। लैंग्वेज सिमिलर द रीजनलिज्म, नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलना प्रीफर करते हैं? हिंदी। सामने साउथ वाले नॉन हिंदी, यानी कि वो हिंदी प्रेफर करते नहीं है। एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट करती है और रिकमेंडेशन उनकी सुनी थी और उसी तरह से डिवीजन किया था कि भाषा के ऊपर से हम राज्य बनाते हैं, लेकिन भाषा कभी भी बैरियर यानी कि चीजें को रोकनी चाहिए नहीं। तो एक है लैंग्वेज। दूसरा कास्ट एंड रिलीजन यानी कि धर्म, तो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन लिव इन इंडिया, अलग अलग धर्म वाले लोग हैं। एंड सुपीरियरिटी ऑफ द वन पर्टिकुलर रिलीजन एग्जिस्ट इन अ सर्टेन रीजन। कुछ रीजन ऐसे होते हैं जहां पे एक ही धर्म है, और एग्जांपल है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जो अलग हुए हैं उनके सिर्फ और सिर्फ कस्टम, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल एंड प्रोसेशन। आप देखोगे 7 सिस्टर जो है वो बहुत छोटे छोटे राज्य हैं, चाहे तो उन सबको एक रख सकते थे, लेकिन वहां के लोगों की कस्टम, ट्रेडिशन, लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है, इसलिए उनको अलग करना पड़ा। एंड बोडो पीपल, याद रखेंगे ये वहां के लोगों की जाति कास्ट है। बोडो पीपल जो असम के हैं बीन डिमांडिंग डिफरेंट रीजन, देयर आफ्टर द थ्रोमिंग ऑफ द मूवमेंट आर टेकन प्लेस। ULFA एक टेररिज्म एक्टिव रहता है हमेशा असम के अंदर। उसी तरह से पंजाब एंड हरियाणा सेपरेट हुए रीजनलिज्म की वजह से, क्योंकि पंजाब में पंजाबी कल्चर, हरियाणा में हरियाणवी कल्चर। उसी तरह से झारखंड सेपरेट हुआ बिहार में से, छत्तीसगढ़ सेपरेट हुआ मध्य प्रदेश में से, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड और उत्तरांचल फ्रॉम उत्तर प्रदेश। एंड करंटली डिमांड विदर्भ की है कि वो महाराष्ट्र में से अलग हो, लेकिन ये देश के इंटरेस्ट में नहीं है। यूनिटी ऑफ इंडिया, भारत की यूनिटी पे कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट डिमांड नहीं है कि हम इस तरह के रीजनल ज्यादा बढ़ाए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डिक्लेयर किया है, इंडिया एज अ सोवरेन एंड सोशलिस्टिक एंड सेक्युलरिस्टिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। ड्यूरिंग दिस टाइम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट एंड रीजनल डिमांड जो शुड नॉट बी प्रायोरिटी। रीजनल डिमांड को उतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए नहीं, हमारा मेन एम जो है वो हमारी कंट्री, देश रहना चाहिए। चलो, अब रीजनल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, हर रीजन के अंदर भेदभाव देखने को मिलता है। सिंपल चीज समझाता हूं कि फॉरेनर्स जहां पे रूल करके गए हैं, नॉट अंडरटेकन डेवलपमेंट, उन्होंने अपने यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, दे वुड नॉट गेट एनी इकोनॉमिक प्रॉफिट। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ रीजनल इनइक्वालिटी सच प्लेस। आफ्टर इंडिपेंडेंट प्लानिंग कमीशन बनाया हमारे भारत सरकार के अंदर, प्लानिंग कमीशन 5 साल के लिए जो भी सरकार काम करेगी तो वो प्लानिंग कमीशन होगा, और वो कमीशन का काम है हमारे जो भी स्टेट के अंदर वेलफेयर करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। एंड वन ऑफ द मेन एम के बैलेंस करना डेवलपमेंट, ऐसा ना हो एक राज्य में ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, एक राज्य में बिल्कुल ना हो रहा। इनफैक्ट ड्यू टू द रीजनल प्रेशर सर्टेन पॉलिटिकल रीजन टग ऑफ वॉर, यानी कि एक खींचातानी देखने को मिलती है डेवलपमेंट और प्रोग्राम्स में। जैसे कि गुजरात की बात करें तो मोदी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो गुजरात का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन जिस राज्य में से कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा है तो वो राज्य का डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। देयर ओन रिलीजन एंड मैक्सिम्स फॉर द डेवलपमेंट एटसेट्रा एंड अदर फैक्टर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इट, देयरफॉर द रीजनल इनइक्वालिटी, इसीलिए रीजनल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है इन मैटर इक्वल डेवलपमेंट। रिसोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ग्रांट, यानी कि जो फाइनेंशियल हेल्प करती है सरकार उसको ग्रांट बोलते हैं। फैक्टर फॉर द रीजनल इनइक्वालिटी, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी रीजन है उसको ज्यादा फायदा देने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन कोशिश करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी फील होती है दूसरे रीजन को। इवन विद इन अ डेवलप मॉडरेटली डेवलप, यानी कि एक तो डेवलप, दूसरे मॉडरेटली डेवलप, लेस डेवलप स्टेट, यानी कि अलग अलग क्राइटेरिया में स्टेट रहेंगे। इंटरनल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है कंसिडरेबली। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र जो है वो कैटेगरी
इकोनॉमिकली डेवलप्ड स्टेट में है, यानी कि वो बहुत अच्छे से डेवलप है। लेकिन महाराष्ट्र पूरा डेवलप्ड नहीं है। महाराष्ट्र का एक हिस्सा विदर्भ एंड मराठावाड़ा, ये दोनों कहीं ना कहीं बैकवर्ड में आते हैं, यानी कि यहाँ पे कंपेरेटिवली उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सर्टेन एरिया आंध्र प्रदेश का भी सेम है, while area of the Rayalaseema and Telangana are considerably backward and some region are ahead agricultural development while some regional industrial development। कुछ जगहों पे एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट ज्यादा है, कुछ जगहों पे इंडस्ट्री में ज्यादा है, यानी कि बैलेंस नहीं है। There are many factors between states which are quite visible for the regionalism and there are some states who are at log ahead फॉर बाउंड्री इशू, जैसे कि बहुत सारे देश है जो बाउंड्री इशू देखने को मिलते हैं, इवन थ्रू दे आर इन इंडिया, लाइक बिटवीन महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बाउंड्री इशू देखने को मिलता है, पंजाब और हरियाणा के बीच में बाउंड्री इशू देखने को मिलता है। तो ये जो नैरो माइंडसेट है जिससे रीजनलिज्म क्रिएट होता है, एक्वायर अ पर्सनल मोटिव रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ द वाटर, मिनरल्स, इंडस्ट्री, यानी कि जो रीजन में मिनरल्स ज्यादा है, पानी ज्यादा है, अलग अलग प्रकार की चीजें सिर्फ उसी रीजन में देखने को मिलती है, तो वो इसका एडवांटेज उठाएंगे, दूसरे राज्यों को वो चीज प्रोवाइड कराएंगे नहीं। तो इस तरह से वो जो मटेरियल है, मटेरियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, दिस रीजनल इनइक्वालिटी, ये रीजनल इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। और ये नैरो माइंडसेट जो है वो ट्रिमेंडियसली हार्मफुल है, किसके लिए? यूनिटी ऑफ कंट्री एंड मीन्स फॉर द प्रिजर्विंग the country's dignity, superior position should be planned rather than taking the interest of the regional development। यानी कि अपने को सिर्फ रीजनल डेवलपमेंट में ध्यान नहीं देना चाहिए, ओवरऑल पूरे देश का डेवलपमेंट करना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपैरिजन दूसरे देश से करने जाएंगे तो सिर्फ एक स्टेट, एक राज्य को देख के नहीं, पूरे भारत देश को देख के होगी। इसलिए देश की अगर सुपीरियर पोजीशन चाहते हैं तो हमें ये नैरो माइंडसेट हटाना पड़ेगा और रीजनल डेवलपमेंट को रिमूव करना पड़ेगा और सबका इंटरेस्ट एक, सबका कंट्री एक और पूरे देश का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे टॉपिक है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं कितने आगे बढ़े हैं। तो इंडिया हैज मेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट किस फील्ड में? साइंस और टेक्नोलॉजी। लास्ट हाफ सेंचुरी में लुकिंग एट द रिस्पॉन्सिबल लिमिटेड रिसोर्स, लेस लिटरेसी, भारत में कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई जो है वो बढ़ने लगे हैं, लिटरेसी पहले कम थी, पहले लिटरेसी कम थी लेकिन अब ज्यादा है। इंडियाज ग्रोथ एंड फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन द कंपैरिजन विद द डेवलप्ड country is unique and after independence distinguished national leader scientist अपने यहाँ पे होके गए, जैसे कि डॉक्टर होमी भाभा, राजा रमन्ना, विक्रम साराभाई, डॉक्टर सीवी रामन एटसेट्रा, जिन्होंने साइंस, इंजीनियरिंग और ऐसी फील्ड में अपना योगदान दिया है। सर एम विश्वरिया, शाम पित्रोड़ा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने क्रिएटर ऑफ द सक्सेसफुल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जिनका नाम है ई श्रीधरन। ये पूछा जाएगा कि भारत के अंदर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के क्रिएटर, तो ई श्रीधरन, दोज इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट टेक्नोक्रेट्स हु हैड कंट्रीब्यूटेड रिमार्केबली, कौन सी फील्ड में? साइंस और टेक्नोलॉजी। एंड भारत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो ग्लोरियस एग्जाम्पल है कि हमने साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब उस योगदान के अंदर अलग अलग नाम दे, तो जानकी अम्मा जिनका नाम कौन सी फील्ड से जुड़ा है? फ्लोरा वेजिटेशन। फिर अजीमा चटर्जी जिनका केमिस्ट्री के साथ नाम जुड़ा है। इंदिरा आहूजा मेडिसिन, याद रखेंगे। शकुंतला देवी जिनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था, मैथमेटिशियन। कल्पना चावड़ा एक एस्ट्रोनॉट। Sunita Williams, as you all know, she is also astronaut. And women of the India have contributed a large in other sector which brought a further progress of our country. At the time of our independence, जब हम आजाद होते हैं, we depended on other, यानी कि हम खाने पीने के मामलों में दूसरे देश के ऊपर निर्भर थे। हमारे पास ऐसा कहा जाता है कि उतना अनाज नहीं होता था, अपने को दूसरे देश से इंपोर्ट कराना पड़ता था। तो हमारी सरकार ने सोचा कि ये चीज तो अच्छी नहीं है, खाना पीना तो ऑब्वियसली किसी के ऊपर डिपेंडेंट थोड़ी रहना चाहिए। तो इस चीज के अंदर हमें मेकिंग अ सेल्फ रिलायंट द एरिया टुडे ह्यूज डैम, बड़े बड़े डैम बनाए, तालाब बनाए, कैनाल बनाई, मेजर रोल इंपॉर्टेंट रहा। एंड वी हैव मेकिंग अ यूज ऑफ अ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी
हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, जो हिस्सा है किस रिवॉल्यूशन का, ग्रीन रिवॉल्यूशन। एंड वी हैव बीन मेक अचीव्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बनाए, लेबोरेटरी बनाई, एग्रीकल्चर के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, ताकि एग्रीकल्चर के मामलों में हम आगे रहे, और एग्रीकल्चर साइंस के पीछे भी हमने इतना योगदान दिया है। इंडिया हैज मेड, सिर्फ भारत ने एग्रीकल्चर में नहीं, न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी, इंडिया एस्टैब्लिश करता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरी पीसफुल पर्पस से, कि हम न्यूक्लियर पावर वाले कंट्री है, हमारे पास भी न्यूक्लियर है, कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर फेंकेंगे, लेकिन न्यूक्लियर का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर हमारे पास थे, जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया अल्ट्रा मॉडल न्यूक्लियर रिएक्टर एंड पावर स्टेशन बाय सक्सेसफुली। हमने 2 न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ पे किए, ट्वाइस मतलब 2 बार, याद रखेंगे, पूछा जाएगा। न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान के पोखरण के अंदर हमने सक्सेसफुली न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया है, जिससे हम न्यूक्लियर है वो वाले कंट्री में आ चुके हैं। और इंडियाज अचीवमेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, हमने स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी के अंदर भी स्पेक्टिकल एंड वी हैव डेवलप, हमने अलग अलग स्पेस शटल बनाए हैं, जिसको बोलते हैं GSLV, डिफरेंट टाइप ऑफ GSLV, यानी कि जियोसिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल टू लॉन्च सैटेलाइट अदर स्पेस। एंड वी हैव लॉन्च, हमने हमारा अलग अलग सैटेलाइट भी भेजी। पहली सैटेलाइट 1975 में जिसका नाम था आर्यभट्ट, 1797 में भास्कर एंड 1799 में रोहिणी नाम की सैटेलाइट हमने भेजी और सक्सेसफुली कंडक्ट किया हमारा न्यूक्लियर टेस्ट एंड टेलीकास्ट कर, इस चीज़ों से हम टेलीकास्ट कर सकते हैं एजुकेशन, वेदर, गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द मिनरल्स थ्रू द रिमोट सेंसिंग सिस्टम। एंड इन लास्ट 1 डिकेड, पिछले 10-15 सालों में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस रहा है हमारा फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलेंगे IT सेक्टर, थ्रू द कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, टैबलेट, फैक्स, ईमेल, ट्विटर and computer, WhatsApp. So now India is considered the race of the developed nation, and application of the computer successfully administration at the large mainly indirectly seen in the environment present and the carbon credit. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी हमारा योगदान है, इन इंडस्ट्री, एनर्जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड कंटिन्यूअस रिसर्च हम करते रहे हैं डेवलपमेंट के पीछे, फील्ड ऑफ द रिजल्टेड इन अ मैक्सिम्स। इसी हमने 2 सूत्र दिए हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, वर्ल्ड फेमस, एंड मरीन रिसर्च, मरीन यानी कि जो समुद्र के नजदीक वाला एरिया है वो, मरीन रिसर्च एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड हार्बर डेवलपमेंट एंड इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, 2 आर कंटिन्यूअसली इन्वॉल्व मेकिंग अ प्रोग्रेस। और सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने यूनाइटेड नेशन के थ्रू 21 जून को डिक्लेयर कराया वर्ल्ड योगा डे। याद रखेंगे, वर्ल्ड योगा डे पूछा जाएगा तो आंसर रहेगा 21 जून। पूछा जाए डिक्लेयर किसने किया, यूनाइटेड नेशन ने। और इस तरह से हम हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं ग्लो कर रहे हैं और बाकी देशों की तरह राइज हो रहे हैं। यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है।